सो डियर स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट वेलकम करता है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पर निशुल्क शिक्षा जो है काफ़ी सारे लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। और आपका ये दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है पहुंच में लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ें, ताकि वो भी जो है इन क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएँ। हम पढ़ रहे थे बैंकिंग अवेयरनेस, और उस सीरीज़ में ये शायद 18वीं या 20वीं क्लास होगी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं, बैंकिंग का एक बार कोर हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके जो दूसरे चीज़ें हैं, जैसे मैं बात करूं आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट की बात करूं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, अभी मैं आपके लिए अगर बात करूं, जैसा आज हम पढ़ने वाले टैक्सेशन सिस्टम की बात करूं, तो ये एक कह सकते हैं कि जुड़े हुए टॉपिक हैं बैंकिंग से, जो कभी भी आपको आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उनको हम करेंगे। जितनी भी क्लासेस अभी होंगी उनमें अब जो है कोर टॉपिक के अलावा ये दूसरे टॉपिक होंगे जिनसे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है, हिस्ट्री से लगाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्किंग, हमारा बैंकिंग का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपके लोनिंग सिस्टम, एनपीए, प्रायोरिटी सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आप उनको रिवाइज करते रहिएगा और नोट ज़रूर बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो ऐसा है, आप ये समझे कि पेट्रोल को आप धूप में अगर नीचे डालेंगे ना, उड़ जाते हैं ना, वैसे वीडियो देखने से हमारा दिमाग में रहता है। एक बार वीडियो देखा, अगर महीना भर हमने रिवाइज नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा पूरा, और एक वीडियो को देखने के लिए वापस आपको आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने उस आधे घंटे के लेक्चर को कॉपी पे उतार लिया है 2 पन्नों में, 1 पन्ने में, तो 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की ये गड़बड़ भी चीज़ है सबसे बड़ी, कि हमें वीडियो रिवाइज करने के लिए बार बार देखना पड़ता है। हालांकि आप स्पीड में देख सकते हैं उसको, लेकिन नोट जरूर बनाइएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टैक्स सिस्टम इन इंडिया। भारत में टैक्सेशन कैसे काम करता है, कर व्यवस्था कैसी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा जीएसटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैंकिंग में हमारे आता है, टीडीएस के बारे में जानेंगे। टीडीएस जो है ये बैंकिंग के काम का टॉपिक है। तो जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, और दूसरे टैक्सेस हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है उसमें मैंने बताया कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टैक्सेस, तो मैंने बताया कि टैक्स 2 तरीके के होते हैं। मेजरली जो है टैक्स को हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष कर। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। अब ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आराम से आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको अच्छे से बता दूं, आप ये समझिएगा कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए और वही व्यक्ति अपनी जेब से उसका भुगतान करे, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे मुझ पर अगर कोई टैक्स लगाया जाए और मैं अपने पैसे से ही उस टैक्स को चुका रहा हूं, तो मुझे बोला जाएगा कि मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया। लेकिन अगर मुझ पर टैक्स लगाया जाए और मैं किसी और से वसूल करके वो टैक्स आपको सरकार को दे दूं, तो वो बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर। यानी टैक्स का जो कलेक्शन पॉइंट है और टैक्स का जो बर्डन है, वो दोनों अगर सेम है तो डायरेक्ट टैक्स होगा, वरना इनडायरेक्ट टैक्स होगा। यहां पर भी ये लिखा है, डायरेक्ट टैक्स इज रेफर टू एज अ टैक्स लेविड ऑन अ पर्सन्स इनकम and wealth and is paid directly to the government. The burden of such tax cannot be shifted. यानी इस तरीके के टैक्स का बर्डन जो है आप शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे लोगों को। जैसे इनकम टैक्स है। अब देखिए इनकम टैक्स जो है आप पे खुद पे लगता है, आपको खुद को अपनी इनकम में से ही चुकाना होता है उसको। उसी तरीके से वेल्थ टैक्स है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। सारे कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये निगम कर बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स तो ये निगम कर होता है, ये कंपनियों पर लगता है। जैसे व्यक्ति जो है आप पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, वैसे कंपनी भी एक आइडेंटिटी है, उस पर भी जो है टैक्स लगता है। एक फर्म, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, वो एक लीगल आइडेंटिटी होता है और उस पर भी जो है निगम कर लगता है। तो उनका एक तरीके से पर्सनल टैक्स है ये, इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम दूसरों से वसूल कर सकते हैं? बिल्कुल, दूसरों से वसूल करने के लिए ही होता है। जो एंड कस्टमर होता है, लास्ट कस्टमर होता है, उससे वो टैक्स वसूला जाता है। जैसे मानिए ये मार्कर जो है किसी ने बनाया कंपनी ने, और उसने क्या किया, इसमें टैक्स जोड़ के पूरी प्राइस डिसाइड कर ली। मान लीजिए मार्कर जो है 100 रुपए का है, इसमें उन्होंने 20 रुपए टैक्स करके इसको मार्केट में बेचा 120 रुपए में। तो मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ने क्या किया,
₹100 का मार्कर और ₹20 का टैक्स, इसको मिला के इसकी एमआरपी रख दी ₹120। अब जो एमआरपी ₹120 रख दी तो आप देखिए ये जो टैक्स ₹20 है, इन्होंने इस कंपनी ने मान लीजिए ए व्यापारी को बेचा, तो ए व्यापारी ने 120 में खरीदा, तो देखिए टैक्स जो है कंपनी ने ₹20 किससे ले लिया, ए से टैक्स ले लिया, और ₹100 की इसकी लागत है, तो जो ₹20 टैक्स होगा वो कंपनी किसको दे देगी, कंपनी सरकार को दे देगी। ये ₹20 किससे लिए, ए ने लिए, ए ने बी को इसमें बेचा ₹140 में, और बी ने बोला कि ये ₹20 तो मेरा प्रॉफिट है, ₹20 तो प्रॉफिट और ₹20 क्या है, टैक्स है। तो अब आप देखिए ये जो टैक्स ए को चुकाना पड़ा था कंपनी को, वो अब किसने चुका दिया, बी ने चुका दिया। तो अल्टीमेटली टैक्स कौन चुका रहा है, बी चुका रहा है। तो यानी टैक्स लगाया गया सरकार के द्वारा कंपनी पे, सरकार ने और आगे कंपनी ने और कस्टमर ने और आगे ट्रांसफर कर दिया। अगर बी भी सी को माल भेज दे और ₹160 में भेज दे तो ₹20 प्रॉफिट, ₹20 टैक्स। तो अल्टीमेटली टैक्स कौन दे रहा है, सी टैक्स दे रहा है। यानी टैक्स का बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है आगे से आगे। आप जो दैनिक जीवन में देखते हैं सारी चीजों का टैक्स, वो सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स में है। आप कोई भी काम करें, मार्केट जाएं, कुछ भी खरीदें, कोई भी चीज आप लें, जो टैक्स लगता है जिन पर, उन पे सारे पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप ब्रश ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, आपका सैनिटाइजर ले लीजिए, अभी आज की तारीख में मास्क ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, सब पर टैक्स लगता है। आपको पता ही नहीं है कि दिन भर में आप हर पल जो है जब भी कुछ खरीदते हैं टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है क्योंकि हम रेट देखते हैं। और आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्स लगा के ही है। आप सुबह उठ के अखबार पढ़ रहे हैं वो टैक्स फ्री है, बाकी जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, नहा रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज आप जो ले रहे हैं सब पे टैक्स लगता है। इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब पर टैक्स लगता है, क्योंकि सबसे पहले उठ के तो आप वही काम करते हैं ना, इंटरनेट ही चलाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो सब पर टैक्स लगता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज रेफर टू एज अ टैक्स चार्ज ऑन अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। यानी उस पर चार्ज किया जाता है जो अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा, लास्ट उपभोक्ता होगा उस पर। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी इजीली शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इसमें कौन कौन से हैं, जीएसटी है, कस्टम है, जीएसटी में ये सारे टैक्स आते हैं, सेंट्रल एक्साइज हो गया, सर्विस हो गया, वैट हो गया, सेल्स हो गया, लग्जरी हो गया, एंटरटेनमेंट, ये सारे अब जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। पहले जीएसटी में ये टैक्सेस नहीं आते थे, सब अलग अलग होता था, जीएसटी था ही नहीं। जब से जीएसटी आया है तो ये सारे टैक्सेस जो है जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। और जीएसटी के अलावा कौन सा टैक्स बचा है, कस्टम ड्यूटी, और ये बचा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। तो ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बताया मैंने। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेरे को एक टैक्स सिस्टम बताने थे कि टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए टैक्स सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, जहां पर इनकम बढ़ने के साथ में टैक्स की दरें भी बढ़ती जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। यानी आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो आप पे जो है टैक्स लगेगा एक सर्टेन % से। अगर आपकी इनकम 1 लाख से बढ़ती है तो और टैक्स बढ़ जाएगा, और बढ़ती है और टैक्स बढ़ जाएगा। यानी ज्यादा इनकम वालों से ज्यादा % ऑफ टैक्स लिया जाएगा। 1 करोड़ की इनकम में तो 30%, 40%, 50% टैक्स लिया जाएगा। 1 लाख की इनकम में तो 2%, 5% टैक्स लिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में इसका उल्टा होता है। जो कम इनकम वाले लोग हैं, कम इनकम वाले लोग पर ज्यादा टैक्स लगेगा, और जैसे 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 इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा इनकम पे टैक्स दे रहा है, तो उसके भार को कम करने के लिए ज्यादा इनकम वालों पे कम टैक्स लगा दिया जाता है। यानी ये आपका ट्रायंगल जो है उल्टा बनेगा। कैसे उल्टा बनेगा कि ये इसकी इनकम कम है तो इस पर ज्यादा टैक्स है, इसकी इनकम जो है ज्यादा है तो इस पर थोड़ा कम टैक्स है, और इसकी बहुत ज्यादा इनकम है, अब इतनी इनकम पे ज्यादा टैक्स देगा तो वैसे ही टैक्स ज्यादा दे रहा है, और ज्यादा दे रहा है तो दर भी ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से उल्टा ट्रायंगल बनता है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स आपका दर घटती जाती है, टैक्स की रेट जो है वो घटती जाती है। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव सिस्टम। हालांकि ये अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था में प्रचलित नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में इस तरीके से प्रचलित होता था। जैसे आप बोलेंगे फ्रांस की रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य कारण जो है ये रिग्रेसिव टाइप का टैक्स था। वहां पर किसानों से, मजदूरों से, लोगों से ज्यादा टैक्स लिए जाते थे, और जो हायर लेवल के लोग थे जिनकी इनकम भी ज्यादा थी, पादरी हो गए, सामंत हो गए, उनसे मंत्री हो गए, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था।
टैक्स ही नहीं लिया जाता था। तो एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्स का आप टाइप बोल सकते हैं। थर्ड वाला टैक्स क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स को हम आनुपातिक टैक्स बोलते हैं और ज्यादातर देशों में यही व्यवस्था है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों को आप जो है एक तरीके से मिला दीजिए, यानी स्थिर भी रहे और बढ़ता भी रहे, स्थिर भी रहे और बढ़ता भी रहे। कैसे? ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। कैसे? मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आप पर 5% टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपकी इनकम जो है 1 से 5 तक तो यही टैक्स लगेगा। अब 5 से 10 तक जो है आपको 10% टैक्स लगेगा, फिर 10 से 15 के बीच में आपको 20% टैक्स लगेगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब आप देखिए 1 लाख वाले पे भी 5% लग रहा है और 5 लाख वाले पे भी कितना परसेंट लग रहा है? 5% लग रहा है। तो एक तो फिक्स्ड भी हो गया और इनकम बढ़ने के साथ बढ़ा भी। 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गई तो 10% हो गया, लेकिन 6 लाख वाले पे भी 10, 7 पे भी 10, 8 पे भी 10, 9 पे भी 10, 10 पे भी 10। तो इन स्लैब में वो टैक्स क्या है? फिक्स्ड है। इन स्लैब में वो टैक्स बढ़ नहीं रहा है, यानी ज्यादा इनकम वालों से टैक्स की दर जो है वो सेम है कम इनकम वालों के अकॉर्डिंग। तो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है यानी बढ़ता भी है और स्थिर भी रहता है। और आपका 10 से 15%, 10 से 15 लाख की इनकम है तो 20% टैक्स। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम और इंडिया में इसी तरीके की प्रणाली को यूज किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इनकम टैक्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने जितने भी टैक्सेस आपको बताए हैं उसमें हमारा एक तो इनकम टैक्स थोड़ा काम का है और एक जीएसटी काम का है, बाकी हमारा कोई काम का नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इन टैक्सेस से। हमें इनकम टैक्स के स्लैब पूछे जाते हैं, जीएसटी के स्लैब से पूछे जाते हैं, जीएसटी के बारे में दूसरी जानकारी पूछी जाती है और आपको क्या पूछा जाता है? टीडीएस के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये सिस्टम जो पुराना है और ये सिस्टम नया है, लेकिन मैं पुराना सिस्टम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस बार निर्मला सीतारमण ने सबका दिमाग जो है चकरा दिया है। उन्होंने इस तरीके से स्लैब्स बनाए हैं और उस स्लैब में कठिनाई को बनाते हुए भी निर्मला सीतारमण ने यह बोला है कि आप पुराना टैक्स सिस्टम भी सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको इसमें फायदा है तो ये टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स दीजिए और इसमें फायदा है तो इस टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स दीजिए। तो सीए और दूसरे जो टैक्स कैलकुलेटर हैं और जो टैक्स की सलाह देते हैं वो सब कंफ्यूज है कि पुराना बताएं कस्टमर को कि नया बताएं, क्योंकि कस्टमर की आदत होती है ना, एक बार बोला कि नए में ये बन रहा है तो पूछेगा पुराने में कितना बन रहा है। इसलिए मैंने आपको दोनों रेट्स बताई हैं। पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब भी 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर भी अपडेट कर दीजिए, 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, बिल्कुल टैक्स कुछ भी नहीं है। यहां तो सेम है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता था, अब भी 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना लगता है? 5% लगता है। यहां तक तो ठीक है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगता था पहले, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है? 5 लाख से 7.5 तक 10 कर दिया है, 7.5 से 10 तक 15 कर दिया है, 10 से 12.5 20 कर दिया, ऐसे टुकड़े कर दिए और 5-5% के भी टुकड़े कर दिए हैं। पहले 10 लाख के ऊपर 30% लगता था सीधा, अब भी जो है 10 लाख के ऊपर लगेगा, लेकिन 10 लाख से 12.5 20 लगेगा, 12.5 से 15 25 लगेगा और 15 से ऊपर जिसकी इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये 30% टैक्स, 20%, 25% क्या है? इनकम का टैक्स है। इनकम का टैक्स का मतलब ये कि इसमें ऐसा नहीं देखा जाता है कि इतना कमाया, इतना खर्च किया, बाकी बचा हुआ, ऐसा नहीं देखा जाता है। एक सैलरीड पर्सन है, उसने 5 लाख रुपए साल में सैलरी ली, अब उसने 4 खर्चा किया, 2 खर्चा किया, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार सीधा 5 लाख पे टैक्स लगाएगी। जबकि बिजनेसमैन के केस में क्या होता है? जब उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है तो उसकी इनकम देखी जाती है और उसका खर्चा देखा जाता है और जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स लगता है। तो ये जो है ये इनकम पर टैक्स है, यानी कि एक व्यक्ति जितना कमाता है उस पर टैक्स है, ये ध्यान रखिएगा, उसकी पर्सनल इनकम पर टैक्स है। अब आप देखिएगा ये जो है दोनों में फर्क है और यहां पर मैंने क्या लिखा है? ये 4% ऑफ इनकम टैक्स, यहां पर भी लिखा है 4%, ये सारा सेम है। ये क्या है? ये है सेस, इसको क्या बोलते हैं? सेस। क्या सेस है? ये सेस का मतलब क्या है? देखिए आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए किसी की इनकम 6 लाख रुपए होती है, 6 लाख रुपए किसी की इनकम है, तो आप बताइए मुझे क्या टैक्स लगेगा उस पर? 2.5 लाख तक तो फ्री है, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स है? तो देखिए 2.5 लाख तक तो वो फ्री है, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर उसको 5% की दर से टैक्स लगेगा, तो ये करीब 12,500 रुपए होता है, ठीक है। और फिर 5 लाख से 6 लाख यानी 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? तो 1 लाख पे पुरानी पद्धति में तो 20% लगता था, लेकिन नई पद्धति में कितना लगेगा? 10% टैक्स लगेगा। तो मान लेते हैं 10% ही मान लेते हैं नई पद्धति वाला, तो इस पर कितना टैक्स लगेगा? 10,000 रुपए टैक्स लगेगा। ऐसे 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो उस पर कुल कितना टैक्स लगा? 22,500 रुपए टैक्स लगा। इस 22,500 रुपए टैक्स का भी
इस 22,500 रुपए टैक्स का भी 4% उसको सेस देना पड़ेगा। 4% सेस देना पड़ेगा, यानी 22,500 का टैक्स के ऊपर टैक्स, इसी को हम बोलते हैं सेस। हालांकि दो तरीके से होता है, ये सेस भी होता है, सरचार्ज भी होता है, लेकिन हम सेस की बात कर रहे हैं। ये सेस दो नाम से लिया जाता है, एक नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन, एक तो है हेल्थ सेस और एक है एजुकेशन सेस। यहां पर लिखा है मैंने एजुकेशन सेस 2%, हेल्थ हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस है ये ध्यान रखिएगा। ये हेल्थ एंड एजुकेशन था, लेकिन अभी इसको कर दिया है, ये तो हो गया आपका एजुकेशन सेस और ये हो गया अच्छा हेल्थ सेस। ये हेल्थ और एजुकेशन ही है दोनों, ध्यान रखिएगा। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था गलती से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया जाता है। हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस जो है 2% मिला के 4% आपको लिया जाता है। तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये आपका 4% लगता है। अब इसको रिप्लेस कर दिया, एक्चुअली 4% टैक्स लगेगा। ये पहले अलग अलग नाम से लगता था, जो मैंने लिखा भी था, हायर सेकेंडरी और उस नाम से, लेकिन अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस पर कैसे कैलकुलेशन होगी। तो ये आपके स्लैब्स हैं, आप याद रख सकते हैं। कम से कम आपको ये तो पूछ ही सकता है कि मैक्सिमम टैक्स की रेट क्या है या मिनिमम टैक्स की रेट क्या है, कितने तक फ्री है, ये टैक्स भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये इनकम टैक्स के स्लैब्स मैंने आपको बताए। इसमें और क्या चीजें देखिए, इसमें ये चीज है सरचार्ज। सरचार्ज क्या है कि अगर आपकी टोटल इनकम, व्हेन द टोटल इनकम इज 50 लाख और मोर बट लेस देन 1 करोड़ रुपीज, द सरचार्ज इज 10% ऑफ द इनकम टैक्स। यानी आप ध्यान रखिएगा कि आपका जैसे मान लीजिए इनकम है 75 लाख रुपए, तो 75 लाख रुपए पे उन स्लैब के अकॉर्डिंग तो काउंटिंग होगी ही होगी। मान लीजिए मैं सीधा 75 लाख का 30% ही काउंट कर लेता हूं कि 75 लाख पे सीधा 30% टैक्स लग रहा है। हालांकि 30 लगता नहीं है, पहले 2.5 लाख पे नहीं लगेगा, 2.5 से 5 पे अलग लगेगा, 5 से 7.5 पे अलग लगेगा, 7.5 से 10 पे अलग लगेगा। लेकिन मैंने मान लिया कि 30% टैक्स है। 30% टैक्स जितना भी बनेगा, कितना बनेगा ये 30% टैक्स बनेगा 22,50,000 रुपए। ठीक है, अब ये 22,50,000 रुपए जो लगेगा, इस पर ही आपका सेस लगेगा, इस पर ही आपका सेस लगेगा कितना 4%, और इस पर ही आपका सरचार्ज भी लगेगा, कितना लगेगा 10%। ये 10% सरचार्ज तब तक लगेगा जब तक आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से कम है। जैसे ही आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो आपका सरचार्ज 10 की बजाय कितना परसेंट लगने लग जाएगा, 15% सरचार्ज लगने लग जाएगा। तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सरचार्ज कितना है। तो सेस भी लगता है, सरचार्ज भी लगता है, और दोनों की कैलकुलेशन इस टैक्सेबल अमाउंट पर होती है, इस टैक्स वाली अमाउंट पर होती है कि कितना टैक्स आपका लगाया गया। अब सेस और सरचार्ज में एक फर्क देख लीजिए बस। सेस जो होता है इट इज चार्ज फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड यूज फॉर दैट पर्पज ओनली, यानी सेस जो है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए चार्ज किया जाता है और उसी पर्पज में उसको खर्च भी किया जाता है। जैसे अगर मैंने कहा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है, तो उस पैसे को हेल्थ और एजुकेशन में ही खर्च कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने सरचार्ज लगाया, तो सरचार्ज किसी भी स्पेसिफिक नाम से नहीं लगता है, तो इससे जितना भी पैसा आता है सरकार किसी भी योजना में, किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम में, किसी में भी खर्च कर सकती है। तो सेस और सरचार्ज में डिफरेंस भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, सेस 4% है, सरचार्ज 10% है, 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम तक, और 1 करोड़ से ऊपर इनकम तक 15% सरचार्ज है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखिए, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का भी यहां पर दिया गया है। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, ये भी एक परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है। सीनियर सिटीजन वो है जिनकी जीवन के काफी सारे साल उन्होंने जी चुके हैं, अब पता नहीं उनका कब नंबर आ जाए, यानी 60 से 80 के बीच के वो लोग जो अब रिटायरमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और एक कैटेगरी और सरकार ने कुछ सालों पहले बनाई थी, उसको बोला जाता है सुपरमैन की तरह वो जिए जा रहा है, यानी 80 साल का हो गया है, 80 साल या उससे ऊपर का हो गया है, उसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो 80+ वालों को ये बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। कुछ टर्म और मैंने यहां पर दिए हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म आपके एग्जाम में एब्रिविएशन के तौर पर आ सकते हैं। जैसे पैन नंबर, तो पैन नंबर तो आपको पता ही है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, आपके पास भी होगा। सारे लोग जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं या कोई नहीं भी करता है, उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसका एक इनकम टैक्स में खाता संख्या है। जैसे बैंक में आपकी खाता संख्या है, जैसे मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का है, वैसे ही इनकम टैक्स आपको इसी नंबर से जानता है, जिसको हम बोलते हैं पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। फिर आता है टेन नंबर। टेन नंबर का मतलब क्या, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो ये 10 नंबर क्या है, वो व्यक्ति जो दूसरों को पैसा देते समय उस व्यक्ति का टैक्स काट के पैसा देता है, उसको 10 नंबर लेना जरूरी होता है। जैसे हम धाकड़ कॉन्सेप्ट में
हमारे लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं, और उनको जब रेंट एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा देते हैं तो उनका एक टैक्स अमाउंट काट कर ही हम उनको टैक्स देते हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको होने वाली इनकम पे जो टैक्स बनता है वो हम पहले ही काट लें और वो सरकार को जमा भी कराएं, अगर लेट हुए तो पेनल्टी भी भरें, क्योंकि हम उनको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। वैसे ही आपका ये टैक्स एप्लीकेबल होता है, यानी सरकार ये सोचती है कि आपने किसी को इनकम दी, अब वो व्यक्ति गड़बड़ करे, बाद में टैक्स भरे ना भरे, उसका जहां से सोर्स है, इनकम का सोर्स, जैसे धाकड़ कॉन्सेप्ट है, तो धाकड़ कॉन्सेप्ट को जिम्मेदार बना देते हैं कि भाई आप अपना जो भी पैसा किसी को दे रहे हो उसकी इनकम में वृद्धि कर रहे हो तो आप खुद ही टैक्स भर के हमारे पास पहुंचा दो, नहीं तो आप रेस्पॉन्सिबल होगे। तो जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर 10 नंबर लिए हुए हैं कि हम टैक्स भरेंगे, ऐसे ही किसी फैकल्टी को पेमेंट करते समय भी उनकी इनकम का टैक्स भरना पड़ता है, उसके लिए 10 नंबर लेना पड़ता है। एक है टिन नंबर। टिन नंबर क्या है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, 11 डिजिट का नंबर होता है। ये टिन नंबर जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। जो सेल टैक्स देते थे, वेट देते थे, उनको ये टिन नंबर दिया जाता था। लेकिन अब तो क्या आ गया है? GSTIN आ गया है। तो इस टिन का एक फुल फॉर्म और भी आ गया है, इसको बोलते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी जहां पर ऑनलाइन जाकर आप देख सकते हैं, एक तरीके का पोर्टल, उसको टिन नंबर, उसको भी बोलते हैं टिन, जहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो, जानकारी हो, कुछ अप्लाई करना हो, कुछ क्वेरीज हो, डाउट हो, ग्रीवेंसेस हो, सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी, उसको बोलते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर। और इसी के लिए उन्होंने GSTIN की स्थापना की, एक कंपनी बनाई अलग से, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का होता है, ये 15 डिजिट का होता है, यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर एक, जैसे पहले आपका 10 नंबर है, पैन नंबर है, उसी तरीके से किसी को GST नंबर मिलता है तो वो 15 डिजिट का ये GSTIN नंबर होता है। और एक GSTN भी सरकार ने कंपनी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो वो ये टिन जैसे नंबर है, जैसे GSTIN है, पहले टिन चलता था, अभी GSTIN चलता है, लेकिन इन दोनों में ये जो है टिन या GSTIN, ये एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी है, एक प्लेटफॉर्म भी है, एक पोर्टल भी है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, और एक नंबर भी है जो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। तो मैंने आपको ये सारे एब्रीवेशंस बता दिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों, ये तो पूछा गया कई बार, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मैंने GST के बारे में कुछ फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहे और आप बता पाएं किसी को भी अगर है तो। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से ये कई सारे लोगों के अनुसार गब्बर सिंह टैक्स है, कई सारे लोगों के अनुसार गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कई सारे लोगों के अनुसार वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। इसमें 4 तरह के टैक्सेस लाए गए, SGST, UGST, IGST और CGST, यानी कि 4 तरह के टैक्सेस हैं। इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स है। अगर आपके ऊपर 18% टैक्स लगा है तो उसमें CGST और IGST 9% होता है। लेकिन ये तो तब होता है जब गुड्स एक ही राज्य के अंदर बिकता है। अगर गुड्स की प्रोडक्शन कहीं हो रही है और इंटर स्टेट वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें फिर IGST लगता है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, जितने भी हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात करें, तो वहां पर UGST चलता है। कितने स्लैब है इसमें? 5 स्लैब है। 0% का स्लैब वैसे काउंट नहीं करते हैं लोग, लेकिन 0% भी एक स्लैब है, यानी कुछ पे 0% टैक्स की दर है। 0% टैक्स की दर का मतलब टैक्स वहां पर माफी है, टैक्स नहीं लगता है। एक कैटेगरी और बना सकते हैं, एक कैटेगरी वो भी है, आप बोलेंगे सर जिस पर टैक्स नहीं लगता वो सारे इसी कैटेगरी में आ गए, लेकिन नहीं, कुछ पे GST एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल, पेट्रोलियम, इन पर GST एप्लीकेबल ही नहीं है। इन पर ये सरकार की कमाई के बहुत ज्यादा बड़े सोर्सेज हैं, इसलिए इनको GST के दायरे में नहीं लाया गया है, शराब को और पेट्रोल को। तो उन पर तो इनमें से कोई सा स्लैब एप्लीकेबल ही नहीं होता है। और जिस पे टैक्स नहीं है उस पे 0% या 5% या 12%, 18%, 28%, सबसे ज्यादा 28% है, सबसे कम 0% है। GST काउंसिल इसके लिए बनाई गई है। GST काउंसिल डिसाइड करती है कि किस पर कितना टैक्स रखना है, रेट्स बदलनी है, कम करनी है, क्या कलेक्शन हो रहा है, सारी मीटिंग होती है। इस GST काउंसिल में जो हेड है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो अभी श्रीमती नाम मुझे स्लिप हो गया है
फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी कौन है, हमारे महिला है वो, नाम नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। कई बार ऐसा होता है, शंख पुष्प पीते नहीं है हम तो, याददाश्त कमजोर हो जाती है। और इसमें जीएसटी काउंसिल में क्या है, निर्मला सीतारमन जो है उनका नाम है, निर्मला सीतारमन है ना। वो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कई दिनों तक अगर नाम नहीं लेते हैं किसी का तो नाम नहीं आता है। मुझे थोड़ा बुआ बुआ याद आ रहा था, बुआ भी बोलते हैं इनको लोग। तो इसमें 33 मेंबर्स हैं, 33 मेंबर्स हैं। इसमें कई राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और केंद्र शासित प्रदेश के भी फाइनेंस मिनिस्टर इसमें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि हैं इसमें। अब इसमें कैसे होता है डिसाइड कि कोई डिसीजन लिया जाना है, तो देखिए 1/3 जो वोट का वेटेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया और 2/3 वोट का जो वेटेज है वो किसको दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। यानी सारे राज्यों में 2/3 वोटिंग शेयर बांटा गया है और केंद्र को 1/3 दिया गया है। लेकिन डिसीजन ना तो अकेला केंद्र कर सकता है ना अकेले राज्य कर सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए आपको 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी केंद्र अकेला कुछ नहीं कर सकता है, राज्य भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा बताया गया कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो 75% समर्थन होना चाहिए। लेकिन ये बनाने वालों ने ये दिखाया कि केंद्र अकेला कुछ नहीं कर सकता, राज्य अकेला कुछ नहीं कर सकता, सहमति से ही होगा। अकेला केंद्र चाहे तो कुछ नहीं कर सकता अपने आप में चेंज, अकेला राज्य चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अंदर की बात सोचिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर किसी केंद्र की सरकार है, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है केंद्र में और उसकी कुछ ही राज्यों में सरकार है, सारे राज्यों में नहीं है, तो सारे राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। तो आप यहां पर ये सोचिए कि राज्य अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते, केंद्र तो अकेला कर सकता है, केंद्र ही पावरफुल है। यहां पर राज्य अगर सारे मिल जाए तो भी उनकी मेजोरिटी कितनी, केवल 2/3 है। उनको केंद्र का सहारा चाहिए ही चाहिए, लेकिन केंद्र को सारे राज्यों का सहारा नहीं चाहिए। जहां जहां उसकी गवर्नमेंट है वहां से भी इजीली वो प्रपोजल पास करा सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें टीडीएस, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को हमें पढ़ना है। टीडीएस का मतलब समझ लेते हैं, हमारे कहाँ काम आएगा, बैंकिंग वगैरह में कहाँ है वो आप ध्यान रखिएगा। तो टीडीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का टाइप है। बस इनकम टैक्स और इसमें क्या फर्क है, इनकम टैक्स आप अपनी इनकम जनरेट होने के बाद में देते हैं और ये इनकम जनरेट होते समय ही ले लिया जाता है। जैसे आप इनकम टैक्स कब देते हैं, जैसे पिछले साल का इनकम टैक्स अभी नहीं दिया गया। आपको पता होगा कि भारत में 1 अप्रैल से नया साल चालू होता है। वो नया साल नहीं जो आप नए साल पे मनाते हैं, वो तो 31 दिसंबर को मनाते हैं आप, लेकिन मैं बात कर रहा हूं टैक्सेशन की। 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमारा एक नया साल रहता है। जैसे 2019 में जो चालू हुआ था वो 2020 में खत्म हुआ और जब 2020 में खत्म हुआ तो इस समय का जो टैक्स भरना है, इस समय का टैक्स आप साल के अंत में कैलकुलेशन करके भरते हैं। अभी तक भी डेट है उसकी, सरकार ने सितंबर या अक्टूबर कर दिए, बढ़ा दिए डेट, आप भर सकते हैं पिछले साल का कैलकुलेशन करके। इसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। लेकिन और होना भी चाहिए ये, क्योंकि आपको पहले कैसे पता लगेगा कि मेरी साल में कितनी इनकम होगी, पहले तो भर नहीं सकते। लेकिन कुछ इनकम के सोर्स फिक्स होते हैं और वो जो इनकम के सोर्स होते हैं, जैसे आपकी सैलरी हो गया या कहीं से फिक्स इनकम आना है, रेंट वगैरह हो गया, तो वहां पे सरकार ये बोलती है कि चूंकि यहां से आपको फिक्स इनकम हो रही है और ये भी आपकी साल की इस इनकम में बाद में जुड़ेगा और बाद में आप टैक्स देंगे, इससे अच्छा है इस फिक्स इनकम पर अभी टैक्स दे दीजिए आप। तो उसी को हम बोलते हैं टीडीएस। यानी एक तरीके से इनकम टैक्स ही है, बस इनकम टैक्स साल के बाद में लिया जाता है और ये आपका टीडीएस जो है पहले काट लिया जाता है। तो जो टीडीएस पहले काट लिया जाता है, साल के अंत में पूरी इनकम पर कैलकुलेशन होती है और उस पूरी इनकम में जो भी टैक्स बनता है उसमें से जो आपने पहले टीडीएस चुका दिया है एक तरीके से इनकम टैक्स के रूप में, वो कम कर लिया जाता है। मान लीजिए साल के अंत में आपका 50,000 रुपए का टैक्स बना, लेकिन आप 10,000 पहले टीडीएस चुका चुके हैं, तो बचा कितना, फिर आपको 40,000 ही देना पड़ेगा। तो क्लियर है, आपको समझ में आया सारी चीजें। इसी को हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स। बट इट इज डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ द इनकम, यानी कहां से सोर्स हो रही है इनकम का, वहां पर ये डिडक्ट कर लिया जाता है। इफ यू आर पेइंग in TDS then you will get deduction or credit of this amount in your final tax। यही मैंने बताया अभी कि फाइनल टैक्स 50,000 बनेगा, अगर आपने 10,000 पहले चुका दिया है तो आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 26AS। 26AS एक फॉर्म होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो इनकम टैक्स जारी करता है कि आपके कितना टीडीएस पहले काटा जा चुका है। तो 26AS फॉर्म जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सारे बैंकों के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके पैन कार्ड पे कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है सारी रिपोर्ट आ जाती है। इसको 26AS बोलते हैं। रेट्स क्या है, रेट्स बहुत अलग अलग है। सैलरी पर, इंटरेस्ट पर, रेंट पर तो 10% है, लेकिन विनिंग्स, लॉटरी वगैरह पे 30% टैक्स भी लगता है टीडीएस आपका। तो हमारे लिए तो क्या काम का है, हमारे लिए सिर्फ इंटरेस्ट काम का है। क्यों हम इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सैलरी रेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बैंकिंग की क्लास में हैं और बैंकिंग के संदर्भ में अगर आप
देखें तो बैंक कहाँ चार्ज करता है, बैंक वहां चार्ज करता है कि आपने कुछ डिपॉजिट बैंक में जमा कराया, उस पर बैंक ने आपको ब्याज दिया और उस ब्याज पर आपको टीडीएस लगा। इसीलिए टीडीएस पढ़ना हमारे लिए इंटरेस्ट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरेस्ट पर कितना टीडीएस बनता है वही हमें देखना है। और बैंक आपको इंटरेस्ट कहां देता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पर, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है एफडी पर, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है आरडी पर। तो इन्हीं पर हमें टैक्स की कैलकुलेशन समझना है। हालांकि सेविंग पर टीडीएस नहीं लगता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एफडी आरडी पर तो लगता ही है। और करंट अकाउंट पर टीडीएस लगता है कि नहीं लगता है मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। हालांकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी पूछने से पता रहता है कि कितने लोग रिलीजियसली डेडिकेटेडली क्लास को फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब पे कभी भी एक बैक का बटन करके आप टीचर को गायब कर सकते हैं अपनी नजरों के सामने से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो टिके रहेगा मैदान में वही पास होगा। इसीलिए हम एप्लीकेशन लेके आए, इसीलिए हमने सोचा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी क्लासेस अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, क्विज मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, तो उसको एक व्यक्ति अच्छे से फॉलो कर पाएगा, एक टारगेट बना के सेट कर पाएगा। 3 महीने 2 महीने में कोर्स पूरा करूंगा, उसका रिवीजन करूंगा, टेस्ट वगैरह दूंगा, क्विज दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो यूट्यूब पे हमारे लिए हम कह सकते हैं कि डाइवर्जन भी बहुत है। एक वीडियो आप देख रहे हो, नीचे से वीडियो आया अशोक गहलोत ने ऑडियो टेप रिलीज किया, तो हो सकता है कि उस पर आपका ध्यान चला जाए। ट्रेलर आ गया किसी फिल्म का, तो हो सकता है वहां ध्यान चला जाए, लेकिन ऐप में कहीं नहीं जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीजें, और इस सेशन को जो है आप जो है शेयर भी करिएगा। अब मैं बैंकिंग के बारे में टीडीएस की बात कर रहा हूं, तो टैक्स विल बी एप्लीकेबल इफ द पर्सन इज गेटिंग एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹40,000। ध्यान रखिएगा ये लिमिट अभी चेंज हुई है, पहले 10,000 रुपए हुआ करती थी, अब ये लिमिट 40,000 हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, यानी अगर कहीं से भी किसी बैंक से एक बैंक से किसी कस्टमर को 40,000 का ब्याज सालाना मिलता है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। पहले 10,000 रुपए था, अगर आपका 39,999 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 40,000 बनेगा तो यहां पर इनकम टैक्स के जैसे नहीं है कि आपका अब 40,000 के बाद जितना बनेगा उस पर लगेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे ही 40,000 बनेगा तो इसका 10% यानी 4,000 बैंक काट लेगा, यानी 1 रुपए की इनकम भी बढ़ गई तो टैक्स कटेगा कितना, 4,000 रुपए। क्लियर है आपको? जबकि इनकम टैक्स में क्या होता है, 2.5 लाख तक फ्री है, 2.5 से फिर आपकी इनकम 6 लाख हो गई तो फिर 2.5 तक तो फ्री है, 2.5 से 5 के बीच में और 5 से 6 के बीच में अलग अलग स्लैब पर टैक्स लगता है, ये दोनों में फर्क है। अब देखिए यहां पर टीडीएस थोड़ा और भी लगता है, क्या लगता है, यहां पर ध्यान रखिएगा एक तो कि ये 40,000 जो है ना एफडी और आरडी मिलाकर है, एफडी और आरडी की इंटरेस्ट इनकम मिलाकर 40,000 है सारे खातों में, आपके बैंक के सारे खाते, एक बैंक पे बोल रहा हूं। अभी मैं यहां पर कुछ और चीजें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बट आप अभी ध्यान रखिए पंजाब नेशनल बैंक में आपके जितने भी एफडी आरडीज हैं उन सब पे मिलाकर आपको 40,000 का टीडीएस अगर इंटरेस्ट बनता है तो टैक्स लगेगा। 2% टीडीएस अभी हाल ही में सरकार ने सितंबर 2019 से चालू किया है कि अगर आप 1 करोड़ रुपया विड्रॉल करते हैं तो 1 करोड़ रुपए विड्रॉल पे भी 2% का टैक्स लगेगा बैंक से, अगर आप ये विड्रॉल करते हैं तो। रेट्स विल बी 10% इफ द पैन कार्ड इज सबमिटेड और नॉट सबमिटेड तो 20% है। यदि आपने बैंक में पैन कार्ड सबमिट कराया है तो आपका 40,000 का 10% लगेगा 4,000 रुपए, लेकिन अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो इसका 20% टीडीएस लगता है। और ध्यान रखिएगा अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो ये 10% वाला टीडीएस तो बाद में आपके लास्ट वाले टैक्स की कैलकुलेशन में कम हो जाता है कि इतना पहले पे कर दिया अब इतना ही करिए। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो आपको क्रेडिट कैसे मिलेगी, आपको तो इनकम टैक्स बिना पैन कार्ड के जानता ही नहीं है, उसने तो बस वो टैक्स लिया 20% और धर्माता खाते में डाल दिया, यानी आपकी कोई पहचान ही नहीं है उनकी नजरों में। आपने टैक्स भी 20% दिया और आपको अंतिम कैलकुलेशन में जो भी टैक्स आपका बन रहा है उसमें से कटौती भी नहीं मिलेगी। तो पैन कार्ड सबमिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा टीडीएस नहीं काटा जाए, यानी आप ये सोचते हैं, मान लेते हैं कि आपकी कोई इनकम ही नहीं है और इस 40,000 के अलावा आप कुछ करते ही नहीं है, बस दिन भर मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं और 40,000 में साल निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको खाने पीने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। तो 40,000 रुपए आपकी इनकम है, पूरे सारे साल में आपने कुछ नहीं कमाया, केवल 40,000 कमाया, तो मुझे बताइए क्या आप इनकम टैक्स देने के लिए लायबल हैं? नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स तो कहां से एप्लीकेबल होता है, 2.5 लाख से एप्लीकेबल होता है। तो फिर बैंक ने आपका जो 40,000 पे 4,000 काट दिया, यानी 36,000 ही आपको पेमेंट किया, तो ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि बैंक तो ये सोचता है कि आप इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में होंगे, तो जब लास्ट में टैक्स भरेंगे तो हमने अभी काट लिया, लेकिन आप तो कुछ करते ही नहीं है, बेरोजगार हैं आप तो आपका जो ये टैक्स काटा है, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप टैक्स काटने के बाद में क्लेम करिए इनकम टैक्स को कि साहब मैं गरीब आदमी हूं,
मेरा तो एक ही काम है, सिर्फ सोशल मीडिया चलाना, मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं तो बस 40,000 कमाता हूं, उसमें से भी 4,000 आपने काट ली तो मुझे रिफंड दे दीजिए, इसके लिए फॉर्म भर के मंगवाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये घटना, ये अनहोनी होने ही ना दे आप जो है बैंक में 15G और 15H फॉर्म भर के दे सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से बैंक को पता लगेगा कि आप कितने गरीब हैं, यानी आप डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई मेरे को यहां से इनकम तो 40,000 हो रही है, लेकिन पूरे साल में मेरी इनकम 2.5 लाख को छूती नहीं है, 2.5 लाख को टच नहीं करती है, तो मैं इनकम टैक्स देने के लिए लायबल ही नहीं हूं। अगर मेरी इनकम दूसरे सोर्सेस से मान लीजिए 2,30,000 होती और 40,000 मुझे यहां से मिलते तो मेरी इनकम 2,70,000 होती, और 2,70,000 में मुझे 20,000 का टैक्स देना पड़ता क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा होता। लेकिन मेरी इनकम ये तो है ही नहीं, मेरी इनकम तो केवल यही है, मैं टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हूं, इसलिए आप मेरा कृपया करके टैक्स ना काटें। तो 15G फॉर्म भरना पड़ता है जवान लोगों के लिए, और जो 60 साल के बाद भी जिंदा हैं उनके लिए भरना पड़ता है 15H फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि आपका टीडीएस ना काटा जाए। ध्यान रखिएगा, गलती से फॉर्म भर के मत दे दीजिएगा। क्यों गलती से फॉर्म भर के मत दे दीजिएगा? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बैंक को तो हम बुद्धू बना देंगे कि बैंक को टीडीएस का फॉर्म भर के दे देते हैं कि टीडीएस मत काटो, हम गरीब हैं, और उधर जब आपने फाइनल में इनकम टैक्स भरा तो वहां पे तो आपने लाखों की इनकम बताई कि सर मुझे 10 लाख यहां से मिले, 2 लाख यहां से मिले, तो आपको सोचेंगे कि बैंक वालों का इनकम टैक्स वालों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बैंक वालों को क्या पता इनकम टैक्स क्या करता है, इनकम टैक्स वालों को क्या पता बैंक क्या करता है। ऐसा नहीं है। ये 15G फॉर्म आपको या 15H फॉर्म 3 कॉपीज में सबमिट कराया जाता है। एक कॉपी तो वो आपको वापस दे देते हैं कि भाई साहब रखिए, आपका जमा कर लिया हमने, अब हम टैक्स नहीं काटेंगे, अगर काटा तो आप उससे क्लेम भी कर सकते हैं। एक कॉपी बैंक खुद अपने पास में रखता है, एक कॉपी वहीं भेजता है जहां से आपको फरमान आने वाला है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जरा इसकी जांच कर ली जाए, तो एक कॉपी वहां जाती है। ठीक है। एक फॉर्म 16 का भी जिक्र आता है। फॉर्म 16 जो है सैलरीड पर्सन को दिया जाता है कि आपका कितना टैक्स काटा गया, कितना टीडीएस काटा गया। ठीक है, चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फॉर्म 60 का भी जिक्र आता है। फॉर्म 60 क्या है? वो लोग जो 50,000 का ट्रांजैक्शन बैंक में करना चाहते हैं, कैश जमा कराना चाहते हैं 50,000 का, उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन आपका पैन कार्ड बना ही नहीं है, आप तो किसान है, किसानी पे कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, एग्रीकल्चर पे कुछ नहीं लगता है, आपका पैन कार्ड बना नहीं, आप बनाने की प्रोसेस में है, तो आप बैंक को उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म 60 भर के दे सकते हैं कि देखिए मेरी इनकम इतनी नहीं है, मैं इनकम टैक्स की लायबल नहीं हूं, ये फॉर्म 60 भरिए और मेरा जो है 50,000 जमा कर लीजिए, तो उसको बोलते हैं फॉर्म 60। ये परमानेंट नहीं होता है, अगर अगली बार फिर 50,000 का ट्रांजैक्शन भरेंगे तो फिर फॉर्म 60 आपको भरना पड़ेगा, लेकिन पैन कार्ड अगर आपने बना लिया तो एक ही बार सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर होगा आपको, आई होप। फिर आया 10,000 पे ऑन सेविंग अकाउंट फ्री, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। देखिए ये क्या मैंने लिखा है, मैंने ये लिखा है कि देखिए मैं आपको एक केस समझा रहा हूं कि आपको एफडी से इनकम हुई 25,000, आपको आरडी से इनकम हुई 14,000 और आपको सेविंग अकाउंट से इनकम हुई 8,000 रुपए। तो अब आप देखिए बैंक ने आपको टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया? बैंक ने आपको टोटल इंटरेस्ट दे दिया है 47,000 का। अब आप बोलेंगे सर टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन दोनों पे ही टीडीएस एप्लीकेबल है। इन दोनों से जब तक 40,000 नहीं हो जाता आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो इन दोनों का तो 39,000 हुआ। और जो सेविंग अकाउंट पे बना उस पे तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि 10,000 तक फ्री है, 10,000 तक आपका सेविंग अकाउंट पे टैक्स नहीं लगता है। और सीनियर सिटीजन अगर कोई है तो 50,000 तक छूट है। लेकिन आप यहां पे सबसे क्रक्स वाली बात समझिएगा कि ये 8,000 की छूट है ना, ये केवल टीडीएस में है, इनकम टैक्स में नहीं है। यानी आपके अभी टीडीएस तो नहीं कटेगा क्योंकि आपकी इनकम जो है 40,000 एफडी और आरडी से नहीं हुई है। लेकिन अगर आपकी इनकम साल के अंत में दूसरे सोर्सेस से 2,10,000 है, मान लेते हैं 2,20,000 है, मान लीजिए दूसरे सोर्सेस से कितनी इनकम है आपकी? 2,20,000। क्या मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं कि आपकी इनकम दूसरे सोर्सेस से 2,10,000 है। हाँ ठीक है, 2,10,000 है। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर मेरा इनकम टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? टैक्स कब लगता है? जब आपका 2.5 लाख रुपए की लिमिट पूरी होती हो। अब ये तो अदर सोर्सेस से इनकम हो गई। अब बैंक से कितनी इनकम हुई? 25 और 14, ये कितना हो गया? 39। तो आपकी इनकम हो गई 2.49 पर। तो अब आपको टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा क्योंकि ये जो 8,000 है ये वहां पर भी नहीं जुड़ेगा। कब तक नहीं जुड़ेगा? जब तक ये लिमिट 10,000 की क्रॉस नहीं हो जाती। अब मान लीजिए एक और केस लेते हैं, यहां तो आपको टीडीएस, यहां तो आपको इनकम टैक्स भी नहीं लगा और टीडीएस भी नहीं काटना पड़ा क्योंकि आपकी इनकम भी 2.5 लाख नहीं है और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी 40,000 से कम है, तो आपको टीडीएस भी नहीं लगा, इनकम टैक्स भी नहीं लगा। लेकिन अब एक केस और लीजिए, मान लीजिए ये जो है मैं इसको कर देता हूं
इसको मैं कर देता हूं 12,000 रुपए, ठीक है। और आपको मैं यहां पर कर देता हूं कि मान लीजिए आपको 2,08,000 का, यहां पर मैं वापस लिख देता हूं, यहां पे मान लीजिए आपको दूसरे सोर्सेस से इनकम तो 2,08,000 की या 2,09,000 की हुई मान लेते हैं, और आपकी बैंक में ये वाली इनकम कितनी है, 39 की है। तो अब आप देखिए आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, आपकी टोटल इनकम हो गई 2.48, कितनी हो गई 2.48। तो अभी आप बोलेंगे सर अभी भी मेरे ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपका जो सेविंग अकाउंट का टैक्स है, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 12,000 है, जबकि फ्री कहां तक है, 10,000 तक फ्री है। तो इस पर टीडीएस तो नहीं कटता है, लेकिन ये 12,000 आपकी अंतिम कैलकुलेशन में शामिल होंगे, और 12,000 में से भी कितने, केवल 2,000, क्योंकि 10,000 तक तो फ्री है। तो अब आपके 2,000 और जुड़ गए। अब आप मुझे बताइए आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 2.5 लाख। तो अब आपको इनकम टैक्स भी 2.5 लाख पे, 2.5 लाख तक फ्री है। अगर 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो ये है टीडीएस की कैलकुलेशन, ये है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इस पे टीडीएस तो नहीं कटता है, लेकिन इनकम टैक्स बाद में जरूर लगेगा, वो 10,000 तक फ्री है, बाकी तो लगेगा ही लगेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको मैंने छोड़ दी है। ये टैक्सेशन के बारे में मैंने बता दिया है, जीएसटी के बारे में बता दिया, टैक्स सिस्टम के बारे में बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बता दिया है, बैंकिंग से रिलेटेड इतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो आने वाली क्लास में मैं आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कैपिटल मार्केट में एक क्लास हो जाए, एक क्लास मनी मार्केट पे हो जाए, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोर बैंकिंग एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, सारी क्लासेस को रिवाइज करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।